देखियो ब्लर तो नहीं आ रहा। तो बीपीटी नहीं समझा पाया भाई है? चलो मैं रिवाइज करा देता हूँ। बीपीटी में ध्यान रखना ये लाइन ना यहाँ से मुझे बता देना, जब इससे नीचे हो तो नहीं आएगा उस पर। चलो बीपीटी में क्या था हमारे पास, पहले तो थ्योरम का नाम क्या है, थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका एक और नाम भी है थेल्स थ्योरम, ठीक है, किसी भी नाम से आ सकती है पेपर में। 4 नंबर की थ्योरम आएगी अगर आएगी तो, स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी और स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। ये क्या करती है, इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ वी आर गिवन अ ट्रायंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन अ ट्रायंगल, तो हमने एक ट्रायंगल बना ली, लेट अस टेक एबीसी, कोई भी जनरल ट्रायंगल है, इट्स अ स्केलियन ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल में, हर एक ट्रायंगल में काम करता है ये रूल, जो थ्योरम का रिजल्ट है। तो एबीसी हमारे पास कैसी ट्रायंगल है, स्केलियन, कोई भी ट्रायंगल ले ली। इस ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड चूज कर लो आप, जैसे ए बी और ए सी, कोई भी 2 चूज कर सकते थे। सो हमने ले ली ए बी और ए सी, ठीक है। इन दोनों साइड्स को ज्वाइन करना है हमने किसी लाइन सेगमेंट से। तो कैसे ज्वाइन होंगी, जब हम ए बी के ऊपर एक पॉइंट लेंगे और ए सी के ऊपर पॉइंट लेंगे। इन दोनों पॉइंटों को हमने नाम रख लिया, लेट्स टेक डी एंड ई और ज्वाइन देम डी ई। नाउ डी इज व्हाट, डी इज द लाइन सेगमेंट, डी इज द line segment joining 2 sides of the triangle ABC. The 2 sides are AB and AC. Clear? Now, if this line segment is parallel to the third side is BC. ये parallel का साइन, तो अगर DE BC के parallel given है, तो जो ये लाइन सेगमेंट है ये उन दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी, सेम रेशो में बांटेगी, ठीक है। जैसे अगर ये AD, A से D की लेंथ 5 है और D से B की लेंथ 2.5 है और A से E की लेंथ 6 है, तो ये लेंथ अगर x है तो इस x की वैल्यू क्या होगी श्रेया, 3, बिल्कुल सही है। 3 इसलिए होगी क्योंकि 6/3 की रेशो 2:1 बन रही है, 5 और 2.5 की रेशो भी। तो बीपीटी थ्योरम हमें ये प्रूव करके दिखाएगी, ये प्रूव होता है बीपीटी में कि जो लाइन सेगमेंट होती है थर्ड साइड के पैरेलल, वो उन दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। अच्छा अब नोटिस करो, जो AD और AE 5/6 रेशो है, वही रेशो 2.5 और 3 की भी होगी, है ना। इसको 2 पे कट करो वही आ जाएगा। इससे बहुत सारे रिजल्ट निकलेंगे। इसकी रेशो इसके इक्वल है, 6/5 की रेशो 3/2.5 के इक्वल है, 5 डिवाइड बाय 7.5, 6 डिवाइड बाय 9, वो रेशो भी इक्वल होगी। यानी एक ये साइड ली और फिर बड़े वाली साइड, यहां से भी सेम ऐसी साइड और बड़े वाली साइड सिमेट्रिकल है, तो दे हैज टू बी इन सेम प्रोपोर्शन। बट मेन रिजल्ट क्या है, मेन रिजल्ट है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड डिवाइड द 2 साइड्स इन द सेम रेशियो। स्टार्ट कहां से होगा, लाइन सेगमेंट, कहां लेंगे वो लाइन सेगमेंट, जो दोनों साइड्स को ज्वाइन कर रही है, किसकी, दोनों साइड्स की, ट्रायंगल की, क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं हो रही है। सो इफ इन एनी ट्रायंगल द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 साइड्स of the triangle is parallel to the third side, then that line segment divides the 2 sides in the आ गया। स्वास्तिक सुनाइए एक बार डेफिनेशन, स्टेटमेंट। In a triangle, the line joining any 2 sides and is parallel to the third side, then it divides the 2 sides the same. लाइन सेगमेंट आएगा, तो सुना। In a triangle, if a line segment joins 2 sides and it is parallel to the third side, then it divides the 2 sides in same ratio. सही है, पर In a triangle, the line segment joining the 2 sides and parallel to the third side are divided. ये करती है ना डिवाइड्स, आर तो ग्रामर को घुसा क्यों रहा है बीच में, Divides. द 2 साइड्स इन द सेम रेशो। समझ में आ रही है बात, जहां इज एम आर का यूज नहीं हो रहा ना वहां मत करो, जबरदस्ती इज एम आर का यूज करने की जरूरत, हाँ एंड भी यूज करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, लाइन सेगमेंट पैरेलल टू द थर्ड साइड, डेफिनेशन मतलब स्टेटमेंट, थोड़ा और धीरे पता लगे, मतलब यार शैली बोल रही है। टिकटॉक पे लाइक नहीं आएंगे, ठीक, चल भाई चल जल्दी करो, थोड़ा तेज लाउड, इससे तेज तो एसी की आवाज है। हाँ, In a triangle line joining of a two side. of a two side. Of two sides. अच्छा,
and parallel, then they are Parallel to what? divided into Parallel to third side, then they divided to other side. they, Other two. then they तो एक ही है, then के बाद Then divides then it divides ना, it आएगा ना, then it divides other two sides. other two sides या other two sides, other 5 sides है क्या ट्रायंगल में? Sir, बोल तो सकते हैं. अच्छा वो इसको अदर साइड्स भी बोल सकते हैं, गुड, अदर साइड्स इन द सेम रेशो, और ये अदर 3 थर्ड साइड हो जाएगी ये तो। Other side. श्रेया सुनाना। In a triangle, if the line segment joining the two sides and it is parallel to the third side, then it divides two sides in the same ratio. ठीक है, एंड पैरेलल कहने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली पैरेलल। सिमरन बताना। A line segment joining two sides of the triangle and is parallel to the third side. It divides the two sides of the triangle in the same ratio. एंड मतलब तुमने बोलना ही है, पर ठीक है चलो, मतलब व्हाट वी आर गिवन, कुल मिलाकर अब हमें गिवन क्या है? सबसे पहली बात हमें गिवन क्या है? ट्रायंगल, एबीसी ट्रायंगल गिवन है, ठीक। और इस ट्रायंगल में क्या गिवन है? डीई, डीई बोले तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब एनी टू साइड्स आपने ए बी और ए सी ली थी, अगर आप ये लेते तो ऐसी लाइन बन जाती, फिर उसके पैरेलल आ जाती, डजंट मैटर, ठीक है। डीई इज पैरेलल टू, BC. समझ में आया? अच्छा, तो क्या होगा फिर? टू प्रूव करेंगे, क्या टू प्रूव करेंगे? ए डी डिवाइड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई। इतनी देर से ई तो बोल रहे थे, इट डिवाइड्स इट इन द सेम रेशो, तो इट डिवाइड्स इट इन द सेम रेशो मतलब जो लाइन सेगमेंट है ये दोनों साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड, तो जो रेशो ए डी और डी बी की आएगी वही रेशो ए ई और इसी की होगी। चलें आगे, ये हमें टू प्रूव करना है, ये हमें गिवन है, ये हमारा फिगर है। अब हम प्रूव करने के लिए कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इसको प्रूफ हम ऐसे करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ वे साइड, पर उसके लिए आपको पहले लॉजिक पता होना चाहिए। ये हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं हाफ बेस ले लेता हूँ BC, तो मुझे हाइट वर्टेक्स ए से ड्रॉ करनी पड़ेगी, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, मान लो D रखा, तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू BC इंटू AD। अगर मैं AB को बेस बनाना चाहता हूँ तो C पॉइंट से मुझे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा, मान लो मैंने M रख लिया, तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू AB इंटू CM। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? यस, बस बेस चेंज है तो हाइट भी चेंज होगी। इसी तरह से इसको भी बेस बना सकते थे, तो फिर से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा, मान लो ये किया, तो क्या बना? हाफ इंटू AC इंटू BN। कोई प्रॉब्लम? ये तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए आप किसी को भी बेस ले सकते हो और एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, ये बन जाएगा। अच्छा, इनमें सारी बेस और सारी हाइट की रेशियो इक्वल हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तब तो होगा। अच्छा, अगर इक्विलेटरल नहीं होगा तो कह नहीं सकते। कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। देख लेते हैं एक बार, मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। एरिया ऑफ ABC इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AD, बोलो ठीक? हाँ, एरिया ऑफ ABC इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू BN। हाँ ठीक, दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो फिर हाफ से हाफ कट जाएगा, या चलो काट के दिखा देता हूँ। हाफ इंटू BC इंटू AD इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू हाफ से हाफ, तो BC अपॉन में AC, BN अपॉन में, मतलब उनकी जो साइड्स की रेशो है BC और AC की रेशो किस रेशो के इक्वल है? BN और AD। BC है तो एल्टीट्यूड किसका आ गया? BC डिवाइड बाय AC, तो BC के सामने एल्टीट्यूड BN यानी AC का एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड की रेशो और बेस की रेशो सेम है। या बेस, इसको अगर मैं BN को यहाँ ले आऊँ तो BC और BN, इसका साइड और दूसरे वाली साइड का एल्टीट्यूड वो रेशो में इक्वल आ रहे हैं। उसका एल्टीट्यूड नहीं, दूसरे वाली का एल्टीट्यूड। जब मैं AC ले रहा हूँ तो एल्टीट्यूड किसका आ रहा है? BC का, यानी कि क्या हो रहा है? ऑपोजिट का हो रहा है। द रेशो ऑफ बेस एंड द एल्टीट्यूड ऑफ अदर साइड इज इक्वल टू द रेशो ऑफ बेस ऑफ अदर साइड टू द एल्टीट्यूड। समझ में आया? ये कह सकते हैं हम, होगा।
ठीक है। अब ये तो है एक्यूट ट्रायंगल में, और अब अगर हम देखें राइट ट्रायंगल में तो पता ही है हाफ वे साइड। एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के बारे में हमें जरूर देख लेना है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास एबीसी ट्रायंगल है। अब ये ऑब्ट्यूज कैसे है, ये देखो, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि 90 होता तो ऐसे होता ना, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 90। अब इसका एल्टीट्यूड अंदर तो परपेंडिकुलर बनेगा नहीं। अब परपेंडिकुलर ए से अगर मैं वर्टेक्स पर यहाँ पर बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो मेरे को बेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा। इस पॉइंट का नाम क्या रख लिया, ई। अब इसका एरिया क्या होगा, हाफ। बेस कितना है, बीसी, और एल्टीट्यूड कितना है, ए ई। आया समझ में? कई बच्चे कहते हैं कि बेस सीई ले लो। अगर मैं सीई बेस ले लूँ फिर तो ये पूरा ही नहीं आ जाएगा एरिया, ये भी एरिया इंक्लूड हो जाएगा। हमें ये इंक्लूड नहीं करना, हमें तो सिर्फ ये वाला इंक्लूड करना है। आया समझ में? और इसको प्रूव वैसे भी कर सकते हो। देखो आपको पता है कि ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम लाइंस आर, जो सेम पैरेलल्स में होते हैं तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। तो इसका एरिया, ये जो टिल्टेड ट्रायंगल है, इसका एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल भी होगा। अब ये कोई टिल्टेड नहीं है ना, तो इसको आप किसी और एंगल से बना सकते हो। क्लियर? तो हो सकता है ये एक्यूट ट्रायंगल ही हो, ये लो, इसमें एल्टीट्यूड ये आ जाएगा, तो ये एल्टीट्यूड और ये एल्टीट्यूड इक्वल हो गए, है ना। तो ये जो एल्टीट्यूड है ये वही एल्टीट्यूड होता है जो हमारा एक्यूट ट्रायंगल में भी एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान ये रखना है कि इन केस अगर एल्टीट्यूड आपका बाहर आ रहा है, डजंट मैटर, एल्टीट्यूड हमेशा यूनिक होता है। यूनिक का मतलब सिर्फ एक ही एल्टीट्यूड ड्रॉ हो सकता है एक वर्टेक्स से। इसका मतलब 3 तरह से एरिया निकाल सकता हूँ, किसी भी साइड को बेस ले सकता हूँ। अगर मान लो मेरे पास एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो अगर ए से मुझे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। देयर इज अ यूनिक लाइन, एक पॉइंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन था ना कि एक यूनिक लाइन ड्रॉ हो सकती है जो परपेंडिकुलर होती है, और यही शॉर्टेस्ट होता है। एक 6th क्वेश्चन था ये 7.4 का। प्रूव दैट अमंग ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट नॉट ऑन द लाइन शो दैट द स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट इज द परपेंडिकुलर। अब जितनी भी और दूसरी बनाओगे वो सारी, ये सारे हाइपोटेन्यूज बनेंगे, ये सबसे छोटा होगा, यानी एक ही परपेंडिकुलर होगा। जब एक ही परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस है, और ये यहां से परपेंडिकुलर करूंगा तो वो अंदर चला जाएगा, और हाँ ये बेस और ये एल्टीट्यूड। अच्छा अब कौन सा रह गया, मतलब अगर आपने ये बेस लिया तो ऑपोजिट वर्टेक्स होता है, ये बेस लिया तो ये ऑपोजिट वर्टेक्स। अगर मैं ये वाला बेस ले रहा हूँ तो वर्टेक्स ये होगा, हाँ तो जाएगा नहीं। अब ये एल्टीट्यूड ऐसे आ रहा है तो बेस को एक्सटेंड करके मिलेगा, ये एक्सटेंड करके बेस को, तो ये एल्टीट्यूड आ गया। आया समझ में? बस अगर ये वाली बात समझ में आ गई है तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो प्रूफ में हमने ये किया था, सबसे पहले बीई को ज्वाइन कर दो। ठीक है, कल मैंने बहुत अच्छे से लॉजिकली बता दिया था प्रूफ। अब एक बार फटाफट देख लेते हैं हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिख लेना, क्या किया, ज्वाइन डीसी एंड। अब ज्वाइन करने के बाद हमें क्या दिख रहा है, 2 ट्रायंगल, एक ये और दूसरी ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में सेम बेस है, यानी कॉमन बेस है, कौन सा, डीई, और ये सेम पैरेलल्स में आ रही है। हाँ वही तो शर्त थी, गिवन था, उसी बेस पर तो सारा प्रूफ होता है। डीई पैरेलल किसके है, बीसी के। ठीक है, डीई बीसी के पैरेलल है। तो डीई अगर बीसी के पैरेलल है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एरिया होगा ना डीईबी का, वो एरिया डीईसी के इक्वल होगा। ऐसा आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। कौन से ट्रायंगल, डीईबी एंड डीईसी आर ऑन द सेम बेस डीई एंड डीई पैरेलल टू बीसी, देयरफॉर द एरिया मस्ट बी इक्वल। थ्योरम थी। अब ये दोनों एरिया इक्वल हो गए, करेक्ट। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसको एरिया ऑफ एडीई से डिवाइड कर देता हूँ, और इस साइड भी, गलत तो नहीं होगा। क्या करा, बोथ साइड डिवाइड बाय द एरिया ऑफ एडीई। एडीई कॉमन एरिया है, दोनों से डिवाइड कर दिया। अब एरिया का फॉर्मूला लगाना, एरिया होता है हाफ वे साइड, हाफ डीईबी में बेस कौन सा लोगे, डीबी। अगर हम डीबी बेस चूज करें तो अब हमें हाइट चाहिए। डीबी अगर बेस है, हाइट कहाँ से आएगी, ई से, और ये ऐसी ट्रायंगल दिख रही है जो ऑब्ट्यूज है, देखो, तो इसका मतलब ई पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि रट्टा लगाना है कंस्ट्रक्शन का, मैंने नहीं लगाया कोई भी रट्टा। जब आप एरिया निकाल रहे हो तो आपको हाइट यूज करनी पड़ेगी, तो बाद में भी पता लगेगा कि कंस्ट्रक्शन होनी है। पॉइंट का नाम कंस्ट्रक्शन का ही पार्ट था, तो क्या लिख लेना, ईपी परपेंडिकुलर टू एबी। तो इनटू में क्या आ गया, ईपी, कोई प्रॉब्लम। डिवाइड बाय एरिया ऑफ एडी, हाफ बेस कौन सा लूंगा, एडी, क्योंकि ना ये दोनों ट्रायंगल के एरिया डिवाइड करने का लॉजिक ये था क्योंकि मैं उनको बेस की रेशो चाहता था, और वो है तभी मिल सकती है। हाफ इंटू बेस एडी, तो बट ऑब्वियस है कि जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा आएगा,
AD बेस तो परपेंडिकुलर AP, तो EP से AP और हाफ से हाफ, करेक्ट। और यहाँ पर हाफ DEC में बेस कौन सा लेंगे? EC, तो अपने को एल्टीट्यूड चाहिए होगा, फिर ड्रॉ कर लो। तो EQ परपेंडिकुलर टू AC AE एक ही बात है, तो हाफ इंटू वट EC इंटू DQ, नीचे ADE का एरिया, हाफ इंटू इस पर बेस AE और इंटू DQ। कट, ये भी कट, बस हो गया प्रूफ। DB अपॉन में AD, EC अपॉन में, अब क्या करेंगे? इन्वर्टेंडो मतलब रेसिप्रोकल, उल्टा कर दें तो भी ट्रू होगा। AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE, और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। अब तो आ गया समझ में। कितनी लाइंस थी? 7। फर्स्ट लाइन, ट्रायंगल दिस एंड दिस आर ऑन द सेम बेस देयरफॉर देयर एरिया आर इक्वल। सेकंड लाइन, इनके एरिया इक्वल। थर्ड, डिवाइड बोथ साइड, ये थर्ड आ गया स्टेप, ये स्टेप हो गया फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, खत्म। इसके नीचे यहाँ रीजन लिख देना, क्या लिखोगे? कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। अब हम आज बीपीटी का यूज देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गई रिकॉल, स्टूडेंट अब तो क्लियर है ना। अब टेस्ट होगा, इसका ध्यान रखना, और 4 मार्क्स के लिए पेपर में आएगी, मतलब आ सकती है। 3 थ्योरम ये इंपॉर्टेंट, पाइथागोरस, बीपीटी और एरिया, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अच्छा, इसका कन्वर्स समझा देता हूँ, लिखना मत, ठीक है। कन्वर्स एक बार समझा देता हूँ, 2 बार में समझोगे ना कन्वर्स तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ कन्वर्स क्या बनेगी। कन्वर्स की स्टेटमेंट, इफ if the ratio of two sides, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इफ द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स any 2 sides of a triangle in the same ratio, है ना, such that क्या, in the same ratio, then it is parallel to the third side। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल, जो गिवन था वो उल्टा कर दिया, जो गिवन था वो प्रूव हो गया, और जो प्रूव था वो गिवन हो गया, करेक्ट। इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इस बार हम क्या प्रूव करेंगे कि वो थर्ड साइड के पैरेलल है, रेशो दी हुई है सेम। स्टार्ट करते हैं। अगेन हमें क्या दिया हुआ है? एक ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? एक पॉइंट ले लिया D और एक पॉइंट ले लिया, ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि AD बाय में इक्वल टू गिवन दैट द रेशो ऑफ AD by DB इज रेशो ऑफ AE by EC। नहीं आया? दिस लाइन सेगमेंट डिवाइड द 2 sides in the same ratio. What we are required to prove now? This is given. We are required to prove DE is parallel to, ये अभी हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए ना हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते हम इसको, ठीक है। तुम सोचना अगर डायरेक्टली प्रूव होता तो नहीं होता, तभी तो कॉन्ट्राडिक्शन बनाया हुआ है। तो कॉन्ट्राडिक्शन जैसे हम प्रूव करते थे √2 इज रैशनल, मान लेते थे √2 रैशनल है और दिखा देते थे कि गलती होगी, फिर कहते थे तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग है वगैरह वगैरह। सेम हम मानते हैं कि ये पैरेलल नहीं है भाई, हम ये कहना चाहते हैं ये पैरेलल है। मैंने बोला ये पैरेलल है, तुम कहोगे प्रूव करके दिखाओ, मैं कहूँगा पैरेलल है, तुम प्रूव करके दिखाओ। मैं कह रहा हूँ अच्छा चलो ऐसे कर, पैरेलल नहीं है, मान लो कि पैरेलल नहीं है, फिर और कोई पैरेलल होगी। अब जब और कोई पैरेलल होगी तो वो इसके कंसाइड हो जाएगी। अगर मैं इसके अलावा कोई भी लाइन बनाऊंगा जो BC के पैरेलल होगी तो वो लाइन इसके ऊपर क्या हो जाएगी? कंसाइड। कंसाइड का मतलब दोनों सेम हो जाएंगी, तो इसका मतलब यही पैरेलल थी, क्योंकि इसके अलावा कोई भी बनती है तो वो यही बन जाती है, तो इसका मतलब यही पैरेलल थी। ये लॉजिक है, ठीक है, करें। अब हम मान लेते हैं कि तो प्रूफ ये तो गिवन है। चलो और कोई पैरेलल लाइन मतलब जैसे ऊपर कहीं बन गई तो फिर कौन साइड कैसे? ऊपर कहाँ? जैसे कहीं भी बना ले, हो जाएगी कौन साइड, वही करा रहा हूँ प्रूफ। लेट अस सपोज कि जो DE है वो पैरेलल, कैसे दिखाते हैं? नहीं काटा, काटा नहीं, स्लैश है ना, नॉट इक्वल टू, इट्स नॉट पैरेलल टू BC। अगर ये पैरेलल नहीं है तो फिर क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट D, कुछ नाम मैंने P नहीं रखा, DP पैरेलल टू BC। लेट अस ड्रॉ DP पैरेलल टू
BC, दैट इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। D से पास होती हुई और DP ड्रॉ करनी है जो BC के पैरेलल हो। अब तुम कहोगे ये पैरेलल दिख तो रही नहीं है, दिखने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अगर DE ये जो ब्लैक कलर वाली लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल नहीं है तो फिर कोई और लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी। वो लाइन आप कैसे ड्रॉ कर सकते थे? नीचे से भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। हाँ, करनी D से है, नहीं तो E से कर लो, कहीं से भी कर लो, ऊपर से इसको ऊपर ले, फिर तो थ्योरम का रेलेवेंसी खत्म हो गया ना। आगे बात समझ में? तो हमने मान लिया कि DP पैरेलल टू BC है। क्यों? क्योंकि DE पैरेलल टू BC नहीं है। तो फिर अच्छा एक बात सोचो, मेरे को एक ट्रायंगल दे रखी है ABC, ठीक है, और AB साइड के ऊपर एक पॉइंट है D। क्या मुझे कोई रोक सकता है D से एक लाइन ड्रॉ करने से जो इसके पैरेलल हो? कोई भी नहीं रोक सकता। एक थ्योरम थी ना 9th क्लास में, मिड पॉइंट या कन्वर्स, अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। भूल गए सब कुछ? थी ना 8.2 में। लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही था। हाँ, लास्ट क्वेश्चन ऐसे था, मिड पॉइंट का कन्वर्स। तो आप ड्रॉ कर सकते हो डेफिनेटली, यानी आप ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो, यानी D कहीं भी पॉइंट हो, आप एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हो इस लाइन के पैरेलल, तो कोई दिक्कत थोड़ा है। तो D पॉइंट फिक्स है। इस D पॉइंट से अगर DE खुद पैरेलल टू BC है तब तो कुछ करना ही नहीं प्रूफ। लेकिन फिर हम प्रूफ में प्रूफ कर भी नहीं पा रहे हैं, हम सीधा बोलते हैं D पैरेलल टू BC है, घर जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो यू हैव टू प्रूव। सो फॉर दिस वी हैव टू प्रूव कि DE BC के पैरेलल है। तो डायरेक्ट प्रूफ ने मिलकर हमें क्या करना पड़ रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन। हम कह रहे हैं अच्छा मान लो DE BC के पैरेलल नहीं है तो फिर कोई और लाइन होगी DE को छोड़कर जो BC के पैरेलल होगी, तो DP पैरेलल टू, समझ में आ गया? अच्छा, अब अगर DP पैरेलल टू BC है और मैं ये प्रूव कर दूं कि जो P पॉइंट है ना वो P दिख रहा है लेकिन है नहीं, मतलब P कंसाइड किस पर हो जाए? E पर। PE बन गया तो DP क्या बन जाएगी? DE। तो हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगी कि DE BC के पैरेलल नहीं था, इनफैक्ट DE BC के पैरेलल आ गया, क्योंकि मैंने माना DP पैरेलल टू BC है और P को E दिखा दिया, तो DP विल बिकम DE। आया समझ में? चलें आगे, क्या कह रहा है? यूक्लिड के चैप्टर में तो ऐसे ही था पिछले साल। चलें आगे चलें। हाँ, पिछले साल यूक्लिड के चैप्टर में, अच्छा यूक्लिड एक्सियम वाला कह रहा है जो 5th चैप्टर 9th क्लास के अंदर। हाँ बिल्कुल, क्या पढ़ लिया तूने उसमें ऐसा? तो ऐसा नहीं था कि लाइन कोइंसाइड करो तो सेम लाइन मिल जाती है। हाँ वो मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन था, प्रूव दैट अ लाइन सेगमेंट कैन नॉट हैव टू मिड पॉइंट्स। वो था। हाँ वो था, हाँ कुछ कुछ वैसा, करेक्ट। चलें आगे। तो मतलब हमें DP इक्वल टू DE दिखाना है। हमें DP इक्वल टू DE दिखाना है। DP DE पर आ जाएगी। हाँ एक बात देखो, इसमें P पॉइंट और E पॉइंट अलग अलग है या सेम है? अलग अलग। डायग्राम में तो अलग अलग ही दिख रहे हैं और अभी तो अलग अलग ही माने हुए हैं। अब तुम ऐसे बेवकूफ़ी थोड़ा कर सकते हो, DP ड्रॉ करी पर P तो E है, फिर तुमने यहाँ पर क्या रखा है कि DE पैरेलल टू BC नहीं है, तो DP तो नई लाइन होगी ना। अगर नई लाइन होगी तो E तो नहीं हो सकता ना P पॉइंट, P से तो क्या होगा? अलग ही होगा ना, यानी E और P पॉइंट दोनों डिफरेंट पॉइंट है। नहीं यही बात समझ में? ठीक, अभी मान के चल रहा हूँ डिफरेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं। DP पैरेलल टू क्या आ गई? BC, BPT लगाओ, दैट इंप्लाइज, यहीं से चल रहा हूँ आगे। अगर DP, ये तो कंस्ट्रक्शन से है, किसके पैरेलल है? BC के, तो AD बाय DB इज इक्वल टू AP बाय PC। इक्वेशन नंबर 1 BPT। नहीं आया समझ में? BPT थ्योरम क्या कहती है? अगर कोई लाइन सेगमेंट टू साइड्स को ज्वाइन करे ट्रायंगल की और पैरेलल थर्ड के, तो उन टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अब इसमें DP पैरेलल किसके है? BC के। दोनों वहां से ऊपर वाला है, ठीक। तो DP पैरेलल टू BC कंस्ट्रक्शन से करेंगे हमने, तो AD बाई DB इज इक्वल टू AP बाय PC, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मतलब उसके कन्वर्स में उस थ्योरम का यूज कर रहे हैं हम। कोई दिक्कत यहाँ तक? बट क्वेश्चन में कुछ दे भी रखा है ना, बट AD बाई DB किसके इक्वल गिवन है? इक्वेशन नंबर, इसी को कह देता हूं 2, विच इज गिवन। यहां से हटा देता हूं, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट साइड इक्वल है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर।
सो ए ई बाय ई सी इक्वल टू बाय पी सी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलें आगे। अब इसके अंदर क्या करो, ऐड 1 टू बोथ साइड्स। क्यों करना है अभी बता रहा हूं क्यों करना है, ठीक है। अच्छा, कभी तुमने ऐसे किया 7/4 + 1 आंसर कितना आता है? कैसे किया? मैंने नहीं लिया, मैंने 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो। हाँ ठीक है, मैंने ऐसे किया, इस 4 को 7 में ऐड कर दिया और आंसर बता दिया। बात तो वही है। द पॉइंट इज कि अगर a बाई बी प्लस 1 है तो ये b a में ऐड हो जाएगा। 1 ऐड क्यों किया जाता है? 1 ऐड इसलिए किया जाता है अगर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करवाना हो तो 1 ऐड कर दो, तो न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली एलसीएम लेकर प्रोसेस से तो हो ही जाएगा, है ना। 1 ऐड कराने का मतलब पता लगा, और 1 सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो क्या होता है, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाता है और डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। क्लियर? अब मैं 1 ऐड इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मेरे को मेरे को जो ए ई है ना ये पसंद नहीं आ रहा, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 1 ऐड कराया। तो 1 ऐड करूंगा तो क्या होगा, ए ई एलसीएम ले लेना तुम, 1 ऐड यहाँ पर 1 ऐड यहाँ पर, एलसीएम आया ई सी, क्या बना ए ई प्लस ई सी। अब वहां तो 7 + 4 11 हो गया था, यहाँ तो प्लस ही होगा अपॉन में यहाँ पर ए ई प्लस ई सी, क्या बना ए ई प्लस ई सी, ए सी नहीं आया। ये था फर्स्ट एग्जाम्पल 9th क्लास के अंदर चैप्टर 5 का, वो क्वेश्चन था ये दिया हुआ था ए, ये बी, ये सी। देयर इज अ लाइन सेगमेंट ए सी इन विच अ पॉइंट बी इज देयर, तो प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। पढ़ा था 9th क्लास में ये क्वेश्चन, ये प्रूव करना है। यही प्रूव, तो अजीब सी ऑब्वियस नहीं है ये तो ऑब्वियस है, यही प्रूव करना था 9th क्लास के अंदर। और इसमें एक्सियम लग रहा था थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर, फर्स्ट एग्जांपल। और फोर्थ एक्सियम था यूक्लिड का, ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल है और ए सी भी ए सी के इक्वल है, तो ये दोनों चीजें दोनों एक ही चीज के इक्वल है, इसलिए दोनों इक्वल है। नहीं आया समझ में, है ना। और ये कॉमन सेंस की बात है, क्या बच्चों वाली बात करो, ए बी प्लस बी सी ए सी तो होगा यार, और कहां से तोड़ थोड़ी ना दी लाइन को, वही तो लाइन है, सीधी सी बात है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि ए ई प्लस ए सी, ए ई और ई सी क्या बना, ए सी बन गया, डिवाइड बाय, समझ में आया। और उस साइड क्या बना, एपी, एपी प्लस पीसी, एसी, यही तो हम चाहते थे, डिवाइड बाय एसी से एसी गया, आज ही कैंसिल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे इसको इससे, वही तो बचा। क्या प्रूव हुआ, पीसी पीसी इक्वल टू ईसी। देखो डायग्राम में पी से सी, ई से सी दोनों इक्वल आ गए, तभी हो सकता है जो बी और ई कोइंसाइड। हाँ, अजीब बदतमीजी है ना। पहले तो माना था कि पी पॉइंट ई से अलग है, और हमने जब प्रूव किया तो आप एक एक स्टेप को हाँ कह रहे थे, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसका मतलब वो भी ठीक है कि पी सी इक्वल टू ई सी है। पहले कहते हो है नहीं, फिर दिखा देते हो इक्वल है, भाई वो पहले भी था। ये प्रूव करने का एक तरीका है, कौन सा, कॉन्ट्राडिक्शन पल्ले पड़ गया। अब पी सी इक्वल टू क्या हो गया, ई सी, विच इज ऑब्वियसली, विच इज, है ना, ये बड़ी सिंपल सी बात है, और जो इंसान समझदार है ना वो अपने आप सोचकर बोल देगा, अच्छा पी सी और ई सी इक्वल तो है नहीं। अगर ये इक्वल प्रूव हो रहा है तो पी ई पर कंसाइड होगा तभी पॉसिबल है, या ई पी पर कंसाइड होगा तभी पॉसिबल है, कुछ भी कह लो। अगर ई पी पर आ जाता है तो डी ई डी पी बन जाएगी, और डी पी पैरेलल टू बी सी ली थी। और अगर पी ई पर आ जाता है तो डी पैरेलल टू, है ना, बिल्कुल। तो हम यहां पर लिखते हैं विच इज, जैसे मर्जी लिख लेना, तो ऐसे लिखते हैं, विच इज पॉसिबल ओनली इफ पी कोइंसाइड विद ई, पी ई के ऊपर लेट जाए, गिर जाए, आ जाए, चिपक जाए, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो जब ये पी पॉइंट यहां आ रहा है तो बेचारी ये लाइन पी को छोड़ थोड़ा सकती है, पी कह रहा है मैं जा रहा हूं, वो कह रहा रुक मैं भी चलूंगी साथ में, नहीं मैं समझ में, ये भाई इधर ही आ जाएगी, तो यानी कि ये लाइन इसके ऊपर कंसाइड हो जाएगी, मतलब रेड वाली लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि पी ने अपनी पार्टी
बदल ली। तो क्या लिखेंगे? तो दस आवर सपोजिशन वॉज रॉन्ग, है ना, वॉज इज नहीं, वॉज रॉन्ग एंड फैन चला दो यार, गर्मी लग रही है। वॉज रॉन्ग एंड डी पैरेलल टू बी सी। आया समझ में? नहीं आया है? हो गया। अब तुम एक बार घर से इसको ट्राई करोगे, ठीक है? एक बार घर से इसको ट्राई कर लेना, खुद से करने की, नहीं तो दोबारा कराऊंगा कल, है ना? अब ये हो गया हमारे पास, दो थ्योरम होगी इस चैप्टर में। क्या था शैली बताना? तो ए दो बार ऐड नहीं हो जाता, दोबारा बोल। जैसे ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए। अच्छा हाँ, तो उसमें जो बी पॉइंट है वो दो बार ऐड नहीं होता ना ऐसा कुछ नहीं है। ए बी सी, बी कहीं भी पॉइंट, बी कहीं भी पॉइंट है, ठीक है? हम कह रहे हैं ए बी प्लस बी सी को किसके इक्वल दिखाना है? प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है? प्रूफ करने के लिए हम देख स्टेप में काम करते हैं। स्टेप 1, थिंक अबाउट ए बी, दिख रही है, सोच लिया, एंड ऐड बी सी टू इट। इसमें बी सी, इज दिस coincide with AC? क्या ये AC के साथ coincide कर रही है? अगर मैं AB में BC ऐड करता हूँ तो जो टोटल मेरे को लेंथ मिलती है वो लेंथ, या ऐसे समझो A से B तक की लेंथ L है और ये वाली लेंथ क्या है? तो L प्लस M एग्जैक्टली, और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ AC की लेंथ P है, तो L प्लस M किसके इक्वल है? इक्वल नहीं है, कंसाइड कर रही है। अगर कंसाइड करिए तो इक्वल भी होगी, बस। तो वही तो लिखा, दिस इज इक्वल टू दिस। और एक्सियम क्या था? थिंग्स विच कंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर। जो चीजें एक दूसरे के कंसाइड कर जाती हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। AC अपने इक्वल AC के इक्वल है और AB प्लस BC AC के इक्वल है। अगर पॉइंट की कुछ लेंथ हुई फिर तो पॉइंट, एक मिनट, मुझे समझ नहीं आया ये क्या कहना चाह रहा है। पॉइंट की लेंथ कैसे? जैसे वो एक स्टेज अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, पॉइंट की कुछ लेंथ हुई, ये कह रहा है ना? वो यूटिलिटी बहुत नहीं, हाँ नहीं, वैसे भी मैथ के अंदर या साइंस में भी, है ना? क्या है ये? पार्टिकल, एनी पार्टिकल, है ना? पार्टिकल कहते हैं साइंस में, और मैथ में इसको डॉट या पॉइंट कहते हैं। अब ये पॉइंट 1 डायमेंशन में होता है, 0 डायमेंशन तो खुद ही पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट की डायमेंशन पूछूं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस पॉइंट? 1 है, पता कैसे, कौन सी? बता नहीं, एक मिनट, 1 डायमेंशन, इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, क्या है? फिर ये 0 डायमेंशन क्वांटिटी है। अ पॉइंट इज अ 0 डायमेंशन क्वांटिटी। फिर तो सब उसके अंदर भेजा है, क्या है? फिर तो वही होल सा हो गया ना। हाँ ये होल है, हाँ, लेकिन इस होल का यानी एक सर्कल मान लो या स्फीयर मान लो, पॉइंट, हाँ रेडियस 0 है, इसका रेडियस 0 है, ठीक है? अब ना देखो, ऐसे तो आप ये कह सकते हो सर ये भी तो पॉइंट ही है, ये भी तो डॉट ही है, ऐसे थोड़ा डार्क कर दो, अब इसका तो एरिया निकल जाएगा। ये तो स्पेस ले रहा है 2 डायमेंशन में। मैथ के अंदर इस पॉइंट को डॉट नहीं मानते, मैथ के अंदर इस पॉइंट को डॉट मानते हैं जिसकी कोई जगह नहीं है, ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। क्लियर? लेकिन कमाल की बात है, ऐसी इनफाइनाइट पॉइंट्स एक लाइन को बना देती हैं जो थोड़ा सा पार्ट यूज कर सकता है स्पेस का, और ऐसी लाइनें मिलाकर एक रेक्टेंगल बनाती हैं जो कि 2 डायमेंशन में स्पेस यूज करती हैं, 2 डायमेंशन में एरिया यूज कर लेती हैं। और अगर उनको बहुत सारे मिला लें तो बंच ऑफ स्क्वायर्स या रेक्टेंगल एक क्यूबॉइड या क्यूब बना देता है, जो कि वॉल्यूम, बिल्कुल एग्जैक्टली, एक तरह से कुछ भी ना होकर भी बहुत कुछ बन जाता है। लेकिन वो कुछ भी ना होकर कितने लिए गए हैं? वो प्लेंटी, बहुत सारे लिए। एक पॉइंट का क्या है? एक पॉइंट तो कुछ नहीं कर सकता ना, एक पॉइंट कुछ कर सकता है नहीं। क्लियर? ये इंडिविजिबल है, लेकिन अगर हम इसके पार्ट्स देखें, नहीं कर सकते। अगर ये 0 डायमेंशन हाँ। है तो ये रियली एग्जिस्ट ही नहीं करता। 0 डायमेंशन में एग्जिस्ट नहीं करता ना, 1 डायमेंशन में तो एग्जिस्ट करता है। 1 डायमेंशन का मतलब समझता है? सिर्फ लेंथ यस, या ब्रेड्थ या हाइट, कुछ भी कह ले, पर एक डायमेंशन से लाइन, ये 1 डायमेंशन है। इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, और इस पॉइंट की जो लेंथ है, इस खाली इस पॉइंट की लेंथ है नहीं, समझ में आ गई बात? और इस पॉइंट की लेंथ नहीं है, और इस पॉइंट की लेंथ किसी की भी नहीं है। अगर मैं कहूं ये तीनों पॉइंट को ऐड करो तो बताओ सम कितना आया? यू हैव टू से 0,
पर नहीं होगा, पर जीरो ही होगा, नहीं जीरो ही मानेंगे। अगर ऐसे बहुत सारे हो हाँ मैं समझ गया, तू कहना चाह रहा है इनफाइनाइट ले लो, तू कहना चाह रहा है इनफाइनाइट ले लो। सुन, फिर 0 + 0 + 0 + 0 कितनी बार, रुक तो जा भाई, कितनी बार, है ना? ये तुम्हारे मतलब की बात है नहीं, 11th-12th क्लास की बात है, हायर लेवल की। लेकिन बात यही हुई, क्या मैं इसको 0 कॉमन ले सकता हूँ अंदर? 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये तो है। 1 कितनी बार है? इनफाइनाइट टाइम्स इनफाइनाइट। 0 × इनफाइनाइट, अबे नहीं, इन्फिनिटी होता है 1/0, इन्फिनिटी होता है नहीं ना, वैसे तो नॉट डिफाइंड होता है 1/0, ठीक है, लेकिन एक सेंस में हम इन्फिनिटी को 1/0 यूज करते हैं। 1/0 ये क्या बना? 0 डिवाइड बाय, ये 11th क्लास में पढ़ोगे, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इनडिटरमिनेंट फॉर्म 11th क्लास में। इसमें ना लिमिट आती है, आगे फंक्शन यूज होते हैं और कैलकुलस है, पूरा मैथमेटिक्स है। अब तुमसे अगर कोई ये पूछे ना कि भाई 0 × इन्फिनिटी क्या होता है, तो तुम कहोगे पता नहीं। क्या? पता नहीं। इनडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब हम उसको डिटरमाइन अभी नहीं कर सकते, हम अभी छोटे हैं, कहना अभी हम छोटे हैं, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म है, 11th क्लास में सीखोगे। 0 × इन्फिनिटी, ऐसी 7 फॉर्म्स होती हैं। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 1 मत कह देना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। अगर सोचो काट देंगे हम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो पता ही ना क्या है। हाँ इन्फिनिटी तो पता ही ना क्या है, हमें पता है क्या है, ठीक है। लेकिन ऐसा ना, अभी अपने 9th क्लास में हो, पहले तो 10th में होगी, है ना, पहले तो 10th पूरी करो, उसके बाद 11th क्लास में आओगे ना, तो थोड़ा बहुत आपको विजन मिलेगा जब कैलकुलस में चैप्टर आएगा लिमिट्स का, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये चैप्टर आएगा, वहाँ थोड़ा सा विजन मिलेगा इसका, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का, फंक्शन के बारे में जब सीखोगे। फिर 12th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे, और 12th के बाद अगर आप हायर लेवल पर मैथमेटिक्स करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। हाँ चैप्टर होता है। अब जैसे तुम्हें पता है काउंटिंग, पता है काउंटिंग, अब तक तुम्हें ये पता है कि अगर मैं किसी चीज़ को काउंट कर रहा हूँ तो या तो वो फाइनाइट होगी या फिर वो इनफाइनाइट होगी, है ना, यही पता ना। जैसे एपी थी, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस जो होती है हमारे पास, या तो वो फाइनाइट होती है या फिर वो इनफाइनाइट। वो इनफाइनाइट का मतलब क्या समझते हो? जो एंडलेस हो, जो कभी खत्म ना हो। लेकिन इनफाइनाइट भी बड़े सारे टाइप के होते हैं, उसमें काउंटेबल इनफाइनाइट होते हैं और अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होते हैं। एक वो है, वैल्यू तो पता कैसे चलेगा? तो इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट, हाँ तो उसको आगे और एक्सप्लोर किया गया ना, इनफाइनाइट काउंटेबल भी होते हैं और इनफाइनाइट अनकाउंटेबल भी होते हैं। एमएससी की बात आ गई है, ठीक। एक रे ऑफ लाइट मेरी तरफ आ रही है, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि इनफाइनाइट काउंटेबल इनफाइनाइट है? क्या पता हो कहां से आ रही है? रे ऑफ लाइट की तू लेंथ देखना चाह रहा है? हां, रे की लेंथ होती है, वेक्टर की लेंथ होती है, रे की लेंथ होती है, मतलब रे की लेंथ होती है। तो मुझे देखिए तो उसका लेंथ सोर्स नहीं पता लगाना पड़ेगा ना। हाँ, वहां से उसका डिस्टेंस देख ले, लेकिन जहां जिस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, हाँ वहां तक का डिस्टेंस देख ले। ये टोटल डिस्टेंस अगर मान ले मैं यहाँ से लेकर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का लेंथ लेता हूँ, तो ये लेंथ होगी कुछ ना कुछ, मान ले 5 है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी। लेकिन ये जो 5 लेंथ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जितने पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स को सम करके 5 आएगी, ये नहीं है। सबको सम करके तो 0 0 0 0 0 ऐड होकर 0 × इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। समझ में आ गई बात? ये एक लाइन सेगमेंट है ए से बी, ये एक लाइन सेगमेंट है सी से डी। अगर मैं ये कहूं कि ये पॉइंट से मिलकर बनी है, मतलब ये जो ए से बी छोटी सी दिख रही है, ये ऐसे बनी होगी ना, इसमें पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने रेड कलर से डॉट्स बना दिया। अब ये मार्कर है, थोड़ी इसकी थिकनेस है। रियल लाइफ में पॉइंट का मतलब समझो इसकी डायमेंशन, इसका वेट नहीं है, इसका लेंथ 0 है, मास, वेट, लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ सब कुछ 0 है। मास कैन नेवर बी 0, और ग्रेविटी तो कुछ ना कुछ तो खींच ही रही होगी, इसका तो कुछ ना कुछ वेट बनेगा। ऐसा भाई हम मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस में जाके लगा। यहाँ देख, जो ये पॉइंट है ना, हम इसको क्या मानते हैं? 0 डायमेंशन क्वांटिटी, जस्ट बिकॉज इट हैज नो थिकनेस, नो वेट, नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट। क्लियर? अब इसके अंदर ये पॉइंट कितने होंगे और इसके अंदर ये पॉइंट कितने होंगे? अब मैं तुमसे अगर क्वेश्चन पूछूं तो CD वाली लाइन के अंदर, इस लाइन सेगमेंट में जो ये पॉइंट्स होंगे, पार्टिकल्स, ये ज्यादा होंगे और इसमें ऐसा नहीं है, दोनों इनफाइनाइट हो गए और दोनों बराबर है। हां, तूने बोल तो दिया, लेकिन ये फील करने में ना कई साल लग जाएंगे। बराबर है। हाँ बराबर है।
और अगर मैं इस पूरे बोर्ड को कर दूं ना, वो एक लाइन बना लूं, वो भी बराबर है। और इस यूनिवर्स के अंदर जितने पार्टिकल आते हैं ना 3 डायमेंशन स्पेस में, इस रूम में कितने पार्टिकल हैं, हर एक पॉइंट ले ले, हर एक पॉइंट, वो सारे पार्टिकल हैं। इस पूरे यूनिवर्स में जितने पार्टिकल्स हैं उतने ही इसके अंदर भी हैं। क्योंकि पता ही लगा सकते ना कि अरे भाई रहने दो, पता नहीं लगा सकते, वैसे ये चीज़ नहीं है, इसका टोटल लॉजिक होता है। लेकिन यार अभी तुम नहीं समझ पाओगे उस चीज़ को, है ठीक है। सर्च करना हो तो सर्च कर लेना, जॉर्ज कैंटर, ये डिप्रेशन में चला गया था, इन्फिनिटी के ऊपर रिसर्च कर रहा था ये। इसने इन्फिनिटी के ऊपर बहुत कुछ दिया। इसने बताया दुनिया वालों को कि जो तुम सोचते हो कि एक इन्फिनिटी दूसरे इन्फिनिटी के मतलब सब बराबर है इन्फिनिटी, ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी में भी छोटा बड़ा होता है, जैसे नंबर्स में छोटा बड़ा होता है, इन्फिनिटी में भी होता है, ठीक है। जॉर्ज कैंटर 11th क्लास में पहला चैप्टर पढ़ोगे सेट्स का, फादर ऑफ सेट थ्योरी कहते हैं इसको। यार फिलहाल तो कुल मिलाकर तुम ये देखो, समझ में आ गया ना, वो आया पेपर में, ये सब कुछ नहीं आएगी बकवासबाजी, ठीक है। चलो अब मैं ये कह रहा था, क्या देख रहे हैं अब हम, एप्लीकेशन ऑफ, जैसे HCF LCM की एप्लीकेशन थी, ऐसे ही BPT की भी एप्लीकेशन है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसके 2 यूज़ तो हम ऐसे देख लेते हैं जो बड़े स्टैंडर्ड और क्लासिकल यूज़ हैं। 9th क्लास के अंदर तुम्हें मिड पॉइंट थ्योरम याद है, MPT मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, क्या बताना मिड पॉइंट थ्योरम? In a triangle, a line passes from the midpoint of one side. गलत है, मिड पॉइंट थ्योरम अब कहाँ याद होगी सैनी, मिड पॉइंट थ्योरम A line segment joining two sides of a triangle, parallel to the third side. गलत है, मिसिंग है कुछ, बता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, याद हो तो 8.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन, सब में एक ही बात लगती थी, वो बार बार लिखना होता था। अरे तुम भूल भी गए। ABC ट्रायंगल है, लाइन joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it। नहीं याद आया, कभी किसी जन्म में करी होगी। लाइन सेगमेंट joining the midpoint of any two sides parallel to the third side half of it। जब हम कंपटीशन भी रखते थे, कौन फास्ट बोल लेगा, नहीं 8-9 सेकंड्स के अंदर। लाइन सेगमेंट joining the midpoint of any two sides parallel to third side half of it, नहीं आया। ये D और ये E, D मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, तो DE क्या है, लाइन सेगमेंट है joining the midpoint of any two sides of a triangle, joining the midpoints of any two sides, then it is parallel to third side and is half of it। प्रूव करके दिखा रहा हूँ, 9th क्लास वाला याद दिला रहा हूँ, ABC ट्रायंगल। अच्छा अब याद है ऐसे कुछ करते थे, उसको जोड़ दो। अब हमने कंस्ट्रक्शन किया कि जो ये है इसके पैरेलल, CF को पैरेलल लिया BA के, याद आया। इस पॉइंट का नाम याद आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत, ये एंगल 1 और ये एंगल, ठीक, ये 3 और ये 3 = 4, वर्टिकल ऑपोजिट, 1 = 2, alternate interior lines are parallel, they are equal। अब AE = EC, E मिड पॉइंट ही तो है, कौन सा रूल लगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, या कुछ याद आ रहा है, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हुई तो CP = AD, नहीं आया समझ में। और ये दोनों भी इक्वल होंगी, EP और DE, वो बाद में यूज करेंगे। CP = AD, पर AD तो DB के इक्वल है, बोलो। अरे D मिड पॉइंट था, तो CP किसके इक्वल आ गई, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल और पैरेलल है। ये पार्ट्स ऑफ द लाइन भी पैरेलल होते हैं। सेकंड डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, 8.8 थ्योरम, चैप्टर 8 में 10 थ्योरम थी, 9th क्लास में कुछ पढ़ा था। ये पैरेललोग्राम बन गया। फर्स्ट थ्योरम क्या थी, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दूसरी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तीसरी उसका कन्वर्स, फिर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, फिर उसका कन्वर्स, फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, फिर उसका कन्वर्स। अब फिर सेकंड डेफिनेशन थी, अब फिर मिड पॉइंट और मिड पॉइंट का कन्वर्स थी। क्लियर, वाह, कौन है ये इशू, 7-9 हो गया।
अच्छा ठीक है, वो फटाफट देखते हैं इसको। क्लियर? तो अब सी पी डीबी के पैरेलल और इक्वल भी है ना। तो इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल अ पेयर ऑफ टू साइड्स है ना, अ पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल एज वेल एज इक्वल। कोई भी वन पेयर पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा तो भी वो पैरेललोग्राम होता है। बेसिक डेफिनेशन इसमें दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। जब एक पेयर पैरेलल और इक्वल हो तो पैरेललोग्राम होता है। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि डी पी सी बी, इससे क्या प्रूव हुआ कि डी पी पैरेलल टू बी सी, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट्स पैरेलल। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि डी ई भी तो पैरेलल होगा बी सी के, पार्ट ऑफ द लाइन। और डी पी इक्वल टू बी सी, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और डी पी डी ई प्लस सी पी है, पर ई पी तो डी ई के इक्वल है सी पी सी डी से, तो ट्वाइस ऑफ डी ई इक्वल टू बी सी। तो डी ई इज, याद आया कुछ? इसी के 4 नंबर मिलते थे। अब ये कितना बकवास था इसका प्रूफ, मतलब इतना बड़ा था। अब 10th क्लास में हम इसका प्रूफ करते हैं दोबारा से, लेकिन 9th वाले मेथड से नहीं करेंगे। कौन से मेथड से करेंगे? बीपीटी से। क्लियर? अब देखते हैं हम क्या बीपीटी से कर सकते हैं। देखना, एबीसी ट्रायंगल, इस पॉइंट का नाम डी, इस पॉइंट का नाम डीई, इस लाइन सेगमेंट। अब इसमें दिया गया सिर्फ मिड पॉइंट है ना, कि एडी किसके इक्वल गिवन है? डीबी के। और एई किसके इक्वल गिवन है? ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है? कि डी और ए मिड पॉइंट्स हैं। जो ये लाइन सेगमेंट है ये मिड पॉइंट द ज्वाइनिंग टू साइड्स। तो एडी डीबी के इक्वल है और एई को दिक्कत। अच्छा, अब एडी बाय डीबी ले आऊं इक्वल टू, क्या बचेगा यहाँ? ये डीबी था, ये डिवाइड में आ गया, क्या बचा यहाँ पर? यहाँ डीबी था ना, इसके डिवाइड में आ गया, यहाँ क्या बचा? 0। वाह, 2 बराबर 2 और 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। 2 बाय 1 इज इक्वल टू 2 बाय 1। क्या मैं इस 2 को यहाँ नहीं लेकर आ सकता क्या? अरे इसके नीचे 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा तो इसके नीचे 1 लिखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई उसको नीचे नहीं ला सकते? नहीं आया क्या? 0 बोलने वाले इनवर्टी खोज कर देगा ये। एडी बाई डीबी 1 आया, ईसी को डिवाइड में ले आऊं तो एई बाई ईसी कितना आया? नहीं मैं समझ में आया। क्या ये दोनों इक्वल हो गए? क्यों? दोनों मन के इक्वल है, दे हैव टू बी इक्वल। तो एडी बाई डीबी इक्वल टू converse of BPT. The sides are in the same ratio. By converse of BPT, what you say? DE is parallel to. अब ये लाने के लिए क्या किया था? कंस्ट्रक्शन, कॉन्ग्रेंट, फिर वो इक्वल, फिर पैरेललोग्राम की डेफिनेशन और फिर बकवासबाजी करके 15 स्टेप्स के बाद तो थ्योरम प्रूव हुई थी। 10 स्टेप तो लगे थे, इसमें कितने लगे? 2, बस खत्म। समझ में आ गई बात? यानी बीपीटी से मिड पॉइंट को उड़ा दिया हमने। अब ये रह गया कि हाफ दिखाना है, वो आगे प्रूव करेंगे हाफ दिखाना है। अभी पैरेलल दिखा दो। समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारी बुक का, 6.2 एक्सरसाइज का। ठीक है, अच्छा ये तो थी कौन सी थ्योरम? मिड पॉइंट। किसके थ्रू करी हमने? बीपीटी। अब मिड पॉइंट का कन्वर्स क्या था? मिड पॉइंट का कन्वर्स था कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, एक साइड का मिड पॉइंट। यस, a line drawn through the midpoint of one side of a triangle is parallel to other side, then it bisects the third side. So let us take and मिड पॉइंट पे वो करेंगे, bisect the third side, bisect the third side। मिड पॉइंट हो गया ना, बाइसेक्ट के अंदर ही वही तो बात आ गई ना। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में क्या फर्क होता है? इंटरसेक्ट में सिंपल कट होता है, सिंपल कट, और बाइसेक्ट में उस पॉइंट पर कट होता है जहां पर 2 इक्वल लग रहे हैं। ट्राइसेक्ट में कमाल ही है भाई, डराओगे क्या? 3 ट्राइसेक्ट में 3, करेक्ट। अब ये हो गया, ई क्या है? मिड पॉइंट है। अब लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू बीसी। हमें प्रूव क्या करना है? कि पी इज द मिड पॉइंट। अब ये बताओ, ईपी पैरेलल टू बीसी गिवन, हाँ या नहीं? दे रखा है, तो दे रखा है तो फिर बीपीटी लगा दो। एई बाय ईबी इक्वल टू एपी बाय, पर एई तो ईबी के इक्वल है, बोलो। एपी डिवाइड बाय पीसी। ओके, थैंक यू। चले आगे, पीसी आएगा। ए इक्वल टू ईबी, क्यों? मिड पॉइंट है वो, गिवन मिड पॉइंट है। अगर ये गिवन तो एई बाय ईबी की वैल्यू 0 मत कर दियो, 1 ये इसके डिवाइड में आएगा, या ए की जगह ईबी डाल, ईबी से ईबी कटा, 1 इज इक्वल टू व्हाट?
खत्म। हैंस प्रूफ कि P इज द मिड पॉइंट। और उसमें कैसे करते थे 9th में हाँ कंस्ट्रक्शन, इसको ज्वाइन, फिर ये इसको इसके पैरेलल कंस्ट्रक्शन से लिया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय वर्टिकल ऑपोजिट, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर। और तीसरा लॉजिक बताइए, अच्छा 2 ही हुए ना अभी। हाँ तीसरा ये था, तुम्हें कहाँ से याद आएगा, ए ई किसके इक्वल दिया हुआ है, इसके ए ई किसके इक्वल दिया, ई बी के। इतना आ गया समझ में, पैरेलल है तो इसके इक्वल क्या पैरेलल है इक्वल कैसे होगी? मैं बता दूं, ये तो आ गया ना समझ में भाई। 9th क्लास में ना ऐसे करते थे, पहले तो हमने एक ट्रायंगल ले ली, ये इसके पैरेलल ड्रॉ करी, ये मिड पॉइंट था D और E, और फिर उसको एक्सटेंड कर दिया इस पॉइंट P तक। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या वर्टिकल ऑपोजिट, 3 इक्वल टू 4 ऑल्टरनेट क्योंकि पैरेलल लाइंस है। 2 रूल हुए ना, तीसरा रूल इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेट करने के लिए तीसरा रूल बता। अब मैं बताता हूँ, ABC देखना ये इसके इक्वल है और D मिड पॉइंट था, तो AD और DB इक्वल। अब ये चीज, ये एक पैरेललोग्राम है, DPCB इज अ पैरेललोग्राम। रीजन, ये इसके पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से और ये इसके पैरेलल गिवन था, तो बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर, तो इक्वल हो गया। तो फिर DB CP के पैरेलल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये इसके इक्वल, तो रूल कौन सा लगा, रूल कौन सा लगा, एंगल हाँ एंगल एंगल, और ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। और CPCD से आप क्या कहोगे कि AE किसके इक्वल है, EC के CPCD से, और यही हमें प्रूव करना था। लेकिन अभी प्रूव और ज़्यादा इजी हो गया, ये इसके पैरेलल है तो साइड्स आर इन द सेम रेशो, इसकी रेशो 1 बनेगी क्योंकि दोनों इक्वल है, तो उसकी रेशो भी कितनी बननी चाहिए 1 क्योंकि इक्वल है। ये 6th और 7th, ये क्वेश्चन था 7th, 6th और 7th 2 क्वेश्चन कर लेना और कन्वर्स वाली थ्योरम कर लेना कल करेंगे। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हो जाएगा। उसको हाँ कर देना जरा।